हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चंस है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सही सुमेलित देखते हैं फ्रेंड्स। आदिकाल जो है वो अमीर खुसरो का है, भक्ति काल जयसी और रीतिकाल आलम और आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की थी तो भरत मुनि ने। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान किसने की थी? तो भरत मुनि ने की थी। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने प्रदान किया था। नाटक के उद्भव के संबंध में भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में एक घटना का उल्लेख किया है, जिसमें त्रेता युग में मनुष्य क्रोध, दुख और ईर्ष्या, द्वेष आदि से पीड़ित था। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से मनोरंजन के लिए कीड़ा युक्त साधन के लिए प्रार्थना किया। तब ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य और सामवेद से गान और यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर पांचवें वेद के रूप में नाट्य शास्त्र की रचना की। अब आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अभिनय का विस्तृत विवेचन करने वाला विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है, तो नाटक का तत्व उपरोक्त सभी है। अभिनेता भी है, नाटक का तत्व रस भी है और कथा वस्तु भी है नाटक का तत्व। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। रूपकों के भेदों का विश्लेषण करते हुए आचार्य धनंजय ने कहा, वस्तु नेता रस सितेशाम भेदक यानी रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाले तत्व हैं, बल्कि यह कि ये भेदक तत्व है। वस्तु को कथा वस्तु या इतिहास कहा गया। नेता से नायक का अर्थ लिया गया। रस तो नाटक की वह मूलभूत चेतना ही है जो नाटक के सभी अंगों में व्याप्त रहती है और नाटक के प्रदर्शित होने पर दर्शकों के मन में अपेक्षित प्रभाव की सृष्टि करती है। अभिनव गुप्त ने लिखा है कि रस ही नाट्य है। इस प्रकार नाटक के तत्व के रूप में वस्तु नेता और रस की गणना संस्कृत नाट्य शास्त्र में होती रही। धनंजय जब यह कहते हैं कि नाटक की प्रकृति को देखते हुए कथा वस्तु तीन प्रकार की मानी जा सकती है, तो सर्व श्रव्य और नियत श्रव्य और अश्रव्य है। यह जो तीन जो कथा वस्तु है, यह है सर्व श्रव्य, नियत श्रव्य और अश्रव्य। तो वे संवाद को भी वस्तु के अंतर्गत मान लेते हैं। नाटक के तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? कथानक है, चरित्र है, संवाद है, देशकाल है, शैली और जीवन दर्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाटक का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य रसा स्वादन। क्या है मुख्य उद्देश्य? रसा स्वादन। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। आचार्य भरत ने लोक मंगल और रसास्वादन को नाटकों का मुख्य उद्देश्य माना है। इसलिए नाटक के तत्वों में केवल तीन ही प्रमुख माने गए हैं, वस्तु, नेता और रस।
ये 3 ही प्रमुख माने गए हैं। किसमें? तो नाटक के तत्वों में, जिसमें रस एक प्रमुख तत्व है। रस को एक प्रमुख तत्व माने गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी में हुई थी। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेज शासकों और मिशनों के प्रयास से बहुत सी टेक्स्ट बुक सोसाइटियां खुली। उनमें कलकत्ता स्कूल बुक जो सोसाइटी है वो 1817 ईस्वी में स्थापना हुआ। मद्रास स्कूल बुक सोसाइटी 1828 ईस्वी में स्थापना हुआ। आगरा बुक सोसाइटी जो है वो 1820 ईस्वी में स्थापना हुआ। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 ईस्वी में स्थापना हुई। नॉर्दर्न इंडियन क्रिश्चियन बुक सोसाइटी जो आगरा बनारस में वो 1848 ईस्वी में स्थापना हुआ। 1840 ईस्वी में ज्ञान प्रकाश आगरा बुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र डैश में था। तो कहाँ? तो श्रीरामपुर में। कहाँ था? श्रीरामपुर में। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी शासन काल में ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए हिंदी गद्य को अपनाया। किसको अपनाया? तो हिंदी गद्य को अपनाया। अतः हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन की सुदृढ़ नींव पड़ी। श्री रामपुर इसका प्रधान केंद्र था। डॉक्टर गणपति चंद्र के कथन अनुसार ईसाई धर्म प्रचारकों ने गद्य शैली के विकास की दृष्टि से भले ही विशेष सफलता न प्राप्त की हो, किंतु हिंदी गद्य को विषय विस्तार प्रदान करने एवं गद्य लेखन के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। छायावाद हो जाएगा, इसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास हुआ। छायावाद की काल अवधि जो है वो 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। किसका? तो छायावाद का काल अवधि। छायावाद के गर्भ से नवीन सामाजिक चेतना से युक्त प्रगतिवादी प्रगतिशील साहित्य धारा का उदय जो है वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ। प्रगतिशील साहित्य का जो उदय हुआ था वो कब? 1936 ईस्वी में हुआ था। अब जो वर्ष 1943 तक प्रभावित रहा, प्रयोगवाद की वर्ष 1943 ईस्वी से 1953 तक मानी जाती है। किसका? प्रयोगवाद का। 1943 से 1953 तक मानी जाती है, जबकि वर्ष 1953 के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जाती है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। निबंध को गद्य की कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने माना है। गद्य कवीनाम निकष वदन्ति। संस्कृत की इस उक्ति में गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। किसकी कसौटियां कहा गया है? कवियों की कसौटी कहा गया है। हिंदी में निबंध लेखन का आगाज भारतेंदु से ही माना गया है। किससे माना गया है? तो भारतेंदु युग से ही माना गया है।
यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। किसने की थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं पहले। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 और संख्या 11 के प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनस्थिरता शब्द का प्रयोग किया, तब बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। किसका था? चुहलबाजी का पुट पूरा था। अब मुद्रा राक्षस द्वारा परिणीत तिलचट्टा नामक नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो यह जो है यह यौन कुंठाओं का प्रतीक है। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। मुद्रा राक्षस द्वारा परिणीत नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौवन कुंठाओं का प्रतीक है। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं योर्स फैथफुली, मर्जीबा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1979 ईस्वी में। कब हुआ था प्रकाशित आला अफसर? तो 1979 ईस्वी में। गुफाएं जो है वो यह भी 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संतोला जो है 1980 में हुआ प्रकाशित और आला अफसर ने इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। आला अफसर से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मुद्रा राक्षस का मूल नाम है सुभाष चंद्र। मुद्रा राक्षस का मूल नाम क्या है? सुभाष चंद्र, जिसका जन्म 21 जून 1933 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। सुभाष चंद्र का जो मृत्यु हुआ था वो 13 जून 2016 को हुई थी। ये हिंदी के मशहूर उपन्यासकार, नाटक लेखक और आलोचक थे। कौन? तो सुभाष चंद्र, जिसका नाम मूल है मुद्रा राक्षस का मूल नाम है सुभाष चंद्र। इन्होंने अनुवार्ता पत्रिका जो है वो कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका ज्ञान उदय का संपादन भी किया था। किसने? मुद्रा राक्षस। दो स्वप्नदर्शियों की कल्पना द्वारा भी काम कुंठा एवं नैतिक वर्जनाओं को उद्घाटित किया गया है। योर्स फैथफुली में अधिकारी वर्ग की क्रूरता और स्वार्थपरता को उजागर किया गया है। अब है मर्जीवा में वर्तमान समाज की पूरी विसंगति और उसमें जीने के लिए अभिशप्त मनुष्य की नियति को मूर्त किया गया है। इस नाटक में पुलिस की मक्कारी, नेताओं का प्रपंच, मंत्रियों की स्वार्थपरता, नक्सलवादियों की ध्वंसकारी और राजनीति तथा समाज व्यापी और संत्रास, नैराश्य, द्वंद्व, कुंठा एवं हिंसा को दृश्य अंकित किया गया है। तो किसमें? तो मर्जीवा में। अब तेंदुआ जो है वो मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पाशविक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। इसमें नाटककार ने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि आज के सभ्य, सफेद पोश और अभिजात कहे जाने वाले वर्ग में भी हिंसात्मक और पाशविक प्रवृत्तियां पूरी आक्रामकता
के साथ जीवित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आला अफसर रूसी नाटककार गोगोले के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरण है। इसमें नौकरशाही के कुटिल रूप और नेताओं से उनकी साठ गांठ पर चोट की गई है। नाटक नौटंकी शैली में लिखा गया है। नाटक जो है वो किस शैली में लिखा गया है? नौटंकी शैली में लिखा गया है। गुफाएं में मानव की आदिम प्रवृत्तियों, क्रूरता, भय, हिंसा, यौनावेग, जंगलीपन की स्थिति का बोध कराया गया है। किसमें? तो गुफाएं में। समतोला में नाटककार ने वर्तमान जीवन स्थितियों के भीतर से ही नए बेहतर समाज रचना की संभावना की खोज का प्रयत्न किया है। किसमें? समतोला में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं। तो तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस। कौन है? मुद्रा राक्षस। हिंदी नई चाल में ढली भारत तेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो यह कालचक्र से ली गई है। किससे ली गई है? कालचक्र पुस्तक से ली गई है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने कालचक्र मानव ग्रंथ में लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली है वो कब? तो 1873 ईस्वी में। कब? 1873 ईस्वी में। इस वर्ष के संबंध में राधा कृष्णदास ने लिखा है। यद्यपि भारतेंदु जी ने 1864 ईस्वी से हिंदी गद्य पद को लिखना प्रारंभ किया था। कब भारतेंदु ने लिखना प्रारंभ किया था गद्य और पद को? तो 1864 ईस्वी से। और 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का उदय हुआ। कवि वचन सुधा का उदय कब हुआ? तो 1868 ईस्वी में। परंतु इसे स्वयं भारतेंदु जी हिंदी के उदय का समय नहीं मानते हैं। और वह मैगजीन के उदय जो हुआ था वो कब हुई थी? तो 1873 ईस्वी में। हिंदी का पुनर्जन्म मानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा कला और संस्कृति का। किसका है प्रतीक? कला और संस्कृति का। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गेहूं को आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है तथा गुलाब को सांस्कृतिक प्रगति का। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि राजनीतिक और आर्थिक प्रगति सदा एकागी रहेगी और उसे पूर्ण बनाने के लिए सांस्कृतिक प्रगति की आवश्यकता होगी। मानव संस्कृति के विकास के लिए साहित्यकारों एवं कलाकारों की भूमिका गुलाब की भूमिका है और अपना इसका महत्व है। भावपूर्ण शैली में लिखित यह प्रतीकात्मक निबंध अत्यंत ही प्रभावपूर्ण और आकर्षक है। यहाँ गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। गुलाब जो है वो कला और संस्कृति का प्रतीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी काव्य में डैश मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में मार्शल प्रणय के आवेशमयी अभिव्यक्ति मिलती है। क्या मिलती है? आवेशमयी अभिव्यक्ति मिलती है।
इसलिए इनकी कविताओं में कोमल भावों की अनुभूति भी आवेशमय और ओजपूर्ण हो उठी है। अंचल के काव्य में छायावादी प्रणय के व्यापक और उदात्त रूप की कोई छाया नहीं दिखाई देती। वे प्रणय के उस छोर पर खड़े हैं जो शारीरिक और वासना से आक्रांत है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की महत्ता इस बात में है कि व्यापक आलोचकीय अनिच्छा के बावजूद वे आधुनिक काल के एक बड़े कवि हैं। उनकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सीधी सरल भाषा, पौराणिक कथानकों का चुनाव, ग्रस्त जीवन की महिमा का आख्यान और व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय भावधारा की अभिव्यक्ति। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है? तो गोदान का। किसका है पात्र? गोदान का। अब लास्ट क्वेश्चन का लास्ट डिटेल है आज का। प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान में होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, हीरा, शोभा और रूपा आदि पात्र एक परिवार के ही हैं। भोली, दुलारी, झुंगरी, साहू, दातादीन, मंगरू, साहू, पटेश्वरी, मातादीन, वंगरह भी आसपास के लोग हैं। शहर के राय साहब, मेहता, खन्ना, तनखा, मिर्जा, मालती आदि पात्र भी हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।